नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज की वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 31 यूपी पेड के लिए हिस्ट्री। और आप लोगों का कई दिन से कमेंट आ रहा था दोस्तों कि थोड़ा क्वेश्चन के लेवल को और ऊँचा कीजिए, तो उसी बातों को हमने काफ़ी ध्यान में रखा है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बिना बेगार का सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। बिना बेगार का सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। ऑप्शन ए देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी रुद्रदामन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी बिना बेगार का सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? रुद्रदामन ने। और क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर आपसे किस तरह से पूछेगा, तो थोड़ा सा घुमा कर पूछेगा कि किस शासक ने अपने निजी कोष से सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। और सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। स्वर्णसिक्ता और पालसनी नदी के बांध पर, स्वर्णसिक्ता और पालसनी नदी पर बांध बना करके। और सुदर्शन झील था कहाँ पे? तो सौराष्ट्र में था। सौराष्ट्र में। इस समय कहाँ पे? तो गुजरात में है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपके लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 1905 में क्रांतिकारी कदम अभिनव भारत संगठित किया गया था। 1905 में क्रांतिकारी कदम अभिनव भारत संगठित किया गया था। अभिनव भारत संगठित किया गया था। ऑप्शन ए देखिएगा उड़ीसा में, ऑप्शन बी बंगाल में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अभिनव भारत का संगठन कहाँ पे किया गया था? तो महाराष्ट्र में किया गया था। और किसने किया था? आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम की थी। मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम की थी। ऑप्शन ए देखिएगा वर्ष 1939 में, ऑप्शन बी वर्ष 1940 में, ऑप्शन सी वर्ष 1941 में और ऑप्शन डी वर्ष 1942 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्ष 1940। और याद रखिएगा 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग द्वारा एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित किया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित किया था। ऑप्शन ए देखिएगा मुगलों ने पराजित किया, ऑप्शन बी अफगानों ने, ऑप्शन सी अंग्रेज़ों ने और ऑप्शन डी है दोस्तों रोहिल्लों ने। ऑप्शन डी है रोहिल्लों ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को कौन पराजित किया था? तो अफगानों ने। और याद रखिएगा 14 जनवरी 1761 को क्या हुआ था? 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जिसमें कौन पराजित हुआ? तो मराठे पराजित हो गए। किससे? अहमद शाह अब्दाली से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत में रेलवे लाइन का विकास किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? भारत में रेलवे लाइन का विकास किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? ऑप्शन ए देखिएगा लॉर्ड कर्जन के, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली और ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड डलहौजी। और भारत में रेलवे लाइन का विकास का कार्य सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ। और बम्बई से ठाणे के बीच पहली रेल लाइन यातायात 1853 में शुरू की गई, 1853 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? ऑप्शन ए देखिएगा बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन बी फर्रुखसियर, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह और ऑप्शन डी औरंगजेब। और मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता है दोस्तों? मोहम्मद शाह को रंगीला भी कहा जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी नादिर शाह का आक्रमण मोहम्मद शाह रंगीला के समय में हुआ था। और नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था?
तो 1738-39 में, 1738-39 में हुआ था। और ये मोहम्मद शाह जो रंगीला था वो प्रशासन में काफ़ी उदासीन था, प्रशासन के प्रति इसका काफ़ी लगाव नहीं था, और अत्यधिक इसके सैनिक जो थे, अत्यधिक इसके मंत्री काफ़ी दुर्बल थे। और इसका महत्वपूर्ण काम क्या था, तो इसका महत्वपूर्ण काम क्या था, दिन भर दारू पी लेता था और सुंदरी के प्रेम में दिन भर रमा रहता था, इसलिए इसे क्या कहा गया, तो मोहम्मद शाह रंगीला कहा गया। और यहीं से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह रंगीला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था। निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था। ऑप्शन ए देखिएगा शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी बहादुर शाह द्वितीय, और इन्हीं को कहा जाता है तो बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी देखिए मोहम्मद शाह, और इसी को रंगीला भी कहा जाता है। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी बहादुर शाह द्वितीय। और बहादुर शाह द्वितीय क्या था, तो मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था। और 1872 में क्या किए हुआ, 1872 में इसे रंगून भेज दिया गया और वहीं पे इसकी मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई। सबसे पहले जानिए दोस्तों प्रशस्ति का मतलब क्या होता है। सबसे पहले जानिए प्रशस्ति का मतलब क्या होता है। तो प्रशस्ति का मतलब होता है दोस्तों प्रशंसा। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई। ऑप्शन ए देखिएगा हरिशेन के द्वारा, ऑप्शन बी बाणभट्ट के द्वारा, ऑप्शन सी कालिदास के द्वारा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन के द्वारा की गई। और हरिशेन कौन था, तो समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था और उसका सांदबिरिक यानी मंत्री भी था। तो भूलिएगा नहीं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और बाणभट्ट का रचना को आप पिछले वाले वीडियो में बताए भी हैं, और कालिदास के बारे में भी हम बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, तो काफ़ी रिवाइज करते रहिएगा उसको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन महाजनपद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन महाजनपद नहीं है। ऑप्शन ए देखिएगा मगध, ऑप्शन बी पांचाल, ऑप्शन सी गांधार, और ऑप्शन डी पुहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी पुहार क्या है, तो एक महाजनपद नहीं है। और पुहार का है क्या, तो एक चोल साम्राज्य का एक हिस्सा था। और सबसे पहले जानिए कि मगध साम्राज्य की राजधानी, माफ़ करिएगा, मगध महाजनपद की राजधानी तो गिरिब्रज या राजगिरी, पांचाल की राजधानी अक्षत्र, और गांधार की राजधानी तक्षशिला है। आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी पे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा कठिन हो सकता है आपके लिए, आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, एक बार अच्छा से पढ़ देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और थोड़ा सा एक नया टाइप का क्वेश्चन है आपके लिए और काफ़ी मज़ा आएगा आपको करने में। ऑप्शन ए देखिएगा हर्यक वंश, उसके बाद नंद वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश। ये ऑप्शन ए है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले कौन शासन किया इन चारों में से, उसके बाद से कौन किया, उसके बाद से कौन किया, उसके बाद से कौन किया। ऑप्शन बी देखिएगा हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। ऑप्शन सी है पहले नंद वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश, शिशुनाग वंश। और ऑप्शन डी है शिशुनाग वंश, नंद वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले मगध पर हर्यक वंश ने शासन किया, उसके बाद से शिशुनाग वंश ने, उसके बाद से नंद वंश ने, उसके बाद से मौर्य वंश ने। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाहेंगे हम, यहाँ पे देखिएगा हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार। हर्यक वंश का शासक बिंबिसार था। कौन था, बिंबिसार। उसके बाद से कौन सा वंश आता है, शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, शिशुनाग। ये भी सब आपसे पूछा जाएगा, शिशुनाग।
उसके बाद से नंद वंश आता है, तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद। उसके बाद से मौर्य वंश आता है, और मौर्य वंश का शासक कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। तो कैसे लगा मेरा आज का क्वेश्चन, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए एक मैराथन का क्लास लेकर आऊँ हिस्ट्री का, जिसमें 50 से 60 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री का रहेगा। उसके बाद से 50 से 60 क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में मध्यकालीन इतिहास का रहेगा। उसके बाद से 50 से 60 क्वेश्चन लगभग जो परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण, हर बार लगभग पूछे जाते हैं सभी एग्जामों में, वो टॉप क्वेश्चन रहेंगे। तो 50 से 60 क्वेश्चन लगभग आधुनिक इतिहास से रहेगा। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सेशन आपके लिए कब उपलब्ध करवाया जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।